हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पढ़ेंगे और मैं सबका आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन आएगा, सो प्लीज डू वॉच टिल दी एंड। सबसे पहले, अ फोर्स F1 एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इतना, अनदर फोर्स F2 एक्टिंग ऑन बॉडी इतना प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इतना। व्हाट इज रेशियो ऑफ F1 बाई F2? अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। पहला मास कितना दिया है? 2 इंटू एक्सेलरेशन 2.5, ये F1 हो गया। अब कह रहा है F1 बाई F2, F2 कितना हो जाएगा? कितना मास दिया है बेटा? 5। एक्सेलरेशन कितना दिया है? 2। 2 और 2 कैंसिल, 2.5 वन जा, 2.5 टू जा, है ना। 2.5 5 जो है वो 2.5 का डबल होता है, तो आंसर आ गया 1/2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप भी ट्राई करो, देखो आपका आंसर सही आता है कि नहीं। अ फेदर ऑफ 20 ग्राम इज ड्रैप्ड फ्रॉम अ हाइट, इट इज फाउंड टू fall downward at constant, ये fall downward है, सॉरी, at constant velocity, the net force acting on it। सुन लो, अब ये तो जी मन में बैठा लो, अगर कहीं भी वेलोसिटी कांस्टेंट दी है, कहीं भी वेलोसिटी कांस्टेंट दी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो है मतलब उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो सीधे जीरो पुट करना है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो नेट एक्सेलरेशन जीरो और नेट फोर्स जीरो। इसका मतलब ये नहीं फोर्स नहीं लग रहे हैं, लग रहे हैं फोर्स। क्या हो रहा है? जब वो नीचे गिरे उस पर ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी लग रही है, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? एयर का रेजिस्टेंस। दोनों इक्वल अपोजिट हो गए तो कैंसिल हो गए, तो नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। तो वो जिस रफ्तार से गिरा उसी रफ्तार से गिरता रहेगा। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, आपका इंजन आगे आपको पुल पुश कर रहा है, स्पीड आपकी कांस्टेंट है, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है पीछे। तो जितना इंजन, जैसे आपकी गाड़ी ने 40 स्पीड अटेन कर ली, अब जितना फोर्स इंजन लगा रहा है उतना फोर्स फ्रिक्शन पीछे लगा रहा है। नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो। तो वो 40 स्पीड से ही मूव करती रहेगी, क्योंकि अगर नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। अ बॉडी ऑफ 1 kg इज केप्ट एट रेस्ट, रेस्ट पे रख दिया, U 0 हो गया। अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट ऑन इट। अब देखो, मास 1 kg दिया है, फोर्स दिया है 6 न्यूटन। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला? F इज इक्वल टू M इंटू ए। तो 6 इज इक्वल टू M दिया है 1 इंटू ए, तो आपका A कितना आ जाएगा? A आपका 6 आ जाएगा। एक मिनट में पेन चेंज कर दूं ना यार, बहुत लाइट हो रहा है। A आपका 6 आ जाएगा। सबसे पहले कहाँ गया यार? हाँ, टाइम टेकन बाय इट टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि 12 मीटर अगर इसको मूव करना है तो कितना समय लेगा? थोड़ा यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, देखो लगा दो। टाइम निकालना है, डिस्टेंस दिया हुआ है और आपको A दिया। क्या अपन यूज करेंगे? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब कई लोग बोलेंगे सर फर्स्ट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि मुझे फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, ठीक है। और कई लोग बोलेंगे सर थर्ड क्यों नहीं यूज करें, इक्वेशन V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, क्योंकि वहां पर T आता ही नहीं, तो वहां तो टाइम निकलेगा ही नहीं, ठीक है। कितना दिया है? S दिया है 12। इनिशियल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो U 0 मतलब ये टर्म गायब हो जाएगा, 0 इंटू नंबर इज 0, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन 6 इंटू टी का स्क्वायर। 2 1 जा, 2 2 जा, सॉरी 2 3 जा, 3 1 जा और 3 4 जा। यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ 4 है, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 2 2 कट गया, टाइम कितना आ गया? 2 सेकेंड, पावर कट गया आपका। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द स्पीड ऑफ अ बॉडी फॉलिंग इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, दिस इज बिकॉज, क्यों होता है बेटा? बिकॉज द अर्थ इज अट्रैक्टिंग इट विथ अ फोर्स, जिसको अपन ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अ 500 किलोग्राम रॉकेट इज फायर्ड स्ट्रेट अप फ्रॉम द अर्थ, ऊपर गया, द इंजन प्रोवाइडिंग 7500 न्यूटन ऑफ थ्रस्ट। ये फोर्स दिया है और ये मास दिया है। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला? M इंटू ए। पुट कर दो, F इज इक्वल टू M इंटू ए। F हो गया 7500, M आपका हो गया 500 इंटू, पहले A निकाल लो, 2 0 2 0 कैंसिल, 15 5 जा 75, A आपका 15 आ गया, ठीक है। इट्स एक्सेलरेशन इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हेन अ बॉडी इज स्टेशनरी, अगर कोई बॉडी खड़ी हुई है, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट नॉट इन कॉन्टैक्ट विद इट, द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट बैलेंसेज ईच अदर, the body is in vacuum. Option C is the right answer. The combination of forces acting on it balances each other. ये सिंपल एग्जाम्पल है। मान लो ये मोबाइल रखा है मेरे हाथ में, अब मान लो ये 100 किलो का है, जस्ट सपोज। अब मैं इसमें ताकत लगा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? ये मोबाइल आगे नहीं बढ़ेगा,
क्यों नहीं बढ़ पाएगा? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन को अपोज कर रहा है, तो जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसको उधर से वो बैलेंस कर दे रहा है, तो इसलिए नेट फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया, और बॉडी अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर रही है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज इक्विवेलेंट टू, किसकी इक्विवेलेंट है? इट इज इक्वल टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये सिलेबस से कट गया है 9 CBSE में। क्या होता है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन? ये कहता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रहा। जैसे ये दो बॉडी हैं ए और बी, ये आपस में टकरा जाएं, दोनों भाग रही हैं मान लो इस तरफ, कुछ समय बाद दोनों आपस में टकरा गई, तो टकराएंगी तो मास तो बॉडी का सेम रहेगा, क्या चेंज होगा? वेलोसिटी चेंज होगी, है ना। तो इनिशियल जो टोटल मोमेंटम आएगा वो फाइनल के बराबर होता है अगर एक्सटर्नल फोर्स, अब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स करेगा फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन ना लगे। तो जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ही डिफाइन करता है या उसी के इक्विवेलेंट होता है। वो कहता है एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, और यहाँ पे क्या होता है कि जो बॉडी है उसका टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। When we jump out of a boat standing in water it moves। भाई ये नाव है, नाव से आप कूद रहे हो तट पर, ये आपको यहाँ पे आप कूद रहे हो, तो आप कैसे कूदोगे? आप नाव को पीछे पुश करोगे और आप आगे जाओगे, तो द बोट विल मूव बैकवर्ड। क्वेश्चन 9, अ कैनन आफ्टर फायरिंग रिकॉइल। बंदूक चलाते हैं या तोप का गोला चलाते हैं तो पीछे झटका लगता है, क्यों? क्योंकि गोली पे लगा एक्शन फोर्स, गोली गई आगे, और गोली ने बंदूक पे लगाया रिएक्शन, तो बंदूक गई पीछे। वो तोप में वही चीज़ है, गोला गया आगे और तोप गई पीछे। तो कौन सा है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड टू कॉज द ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। द इनर्शिया ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे। इनर्शिया मतलब होता है प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट, मतलब एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट और डायरेक्शन। जैसे मैं बैठा हूँ और यहाँ पे बैठ जाए वो द ग्रेट खली, तो भाई मुझे तो तुम हटा दोगे धक्का मार के, ग्रेट खली को नहीं हटा पाओगे, उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है। सिंपल और एग्जांपल ले लो, एक साइकिल है, धक्का दे दोगे चल जाएगी, लेकिन ट्रक को धक्का देके चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो टेंडेंसी टू रेजिस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन, फादर हैज मास 60, मास ऑफ सन इज 30, रेशियो ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे। तो सीधे आप निकाल दो मास ऑफ फादर अपॉन मास ऑफ सन। इसका आंसर आप मेरे को खुद बताओ कितना आएगा, अब आप खुद ही बताना, ठीक है। अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट गोल, दिस एनेबल्स द गोलकीपर टू। क्या कहता है? गोलकीपर ऐसे फुटबॉल में रोकता है, अपन जब कैच करते हैं तो हाथ क्या करते हैं? नीचे करते हैं। तो क्या करता है? देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये फॉर्मूला है सेकंड लॉ से। तो हाथ पीछे करने से टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है। अगर टाइम आपका डिनोमिनेटर में है, अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो इस फ्रैक्शन की ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। फ्रैक्शन की ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी मतलब फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर सी नहीं, डी, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? फोर्स होता है। कई बच्चे कंफ्यूज हो गए टेस्ट में, मैंने जब लिया कोचिंग में, अरे सर ये क्या दे दिया आपने, ऐसे नहीं कंफ्यूज होना है, ठीक है। आगे, टू फोर्सेस F1 F2 एक्टिंग ऑन अ बॉडी शोन फिगर द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज। ये 50 दिया है, ये 65 दिया है। देखो दो, ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? F2 माइनस F1। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस कर दो, डायरेक्शन सेम है तो प्लस कर दो। 65 माइनस 50 कितना आ गया? 15 न्यूटन। ठीक, अब एक्सेलरेशन पूछा है, क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया है? 5 ma। 5 1 जा 5 3 जा 3, आपका आंसर आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टक 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 टक। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन, सुन लो, एक्शन और रिएक्शन डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। अगर मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं तो तुम्हें गालों में कितना दर्द हुआ वो मुझे समझ में नहीं आएगा, और मेरे हाथ में कितनी जलन प्रोड्यूस हुई वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ये ऑप्शन बी, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। वाटर स्प्रिंकल यूज फॉर ग्रास लॉन बिगिंस टू रोटेट एज वाटर इज सप्लाइड, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल। कौन सा? क्या होता है? देखो ये स्प्रिंकलर देखा है खेतों में, फुटबॉल की फील्ड में लगा रहता है, नोजल्स होते हैं छोटे छोटे, और जैसे पानी इसमें आता है तो ये गोल गोल घूम के ऐसे पानी पूरा हर जगह स्प्रिंकल करता है।
तो यहाँ पे क्या है, पानी ऐसे टेंजेंशियली आता है। कैसा आता है? टेंजेंशियली, ऐसे ऐसे निकलता है टेंजेंशियली। तो जैसे पानी टेंजेंशियली निकलता है तो वो हो गया एक्शन, और पानी लगाता है रिएक्शन, इसीलिए स्प्रिंकल ऐसे गोल गोल, मतलब ऐसे निकलता है पानी, ये ऐसे ऐसे निकल रहा है तो उसको ये गोल गोल घुमाने लगता है। तो कौन सा? न्यूटन थर्ड लॉ यार, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट, इफ द मास ऑफ अ बॉडी एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट बोथ आर डबल्ड, मास को भी डबल कर दिया, 17th वाला कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स को भी डबल कर दिया, तो कह रहा है व्हाट हैपन टू द एक्सेलरेशन। क्या फॉर्मूला है? F इज इक्वल टू, थोड़ा यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर देता हूँ, इंडिया का मैच भी चल रहा आज, कोहली भैया खेल रहे हैं। F होता है m/a, ठीक है। अब कह रहा है मास को डबल कर दिया, फोर्स को भी डबल कर दिया, तो फोर्स हो गया 2F और मास हो गया 2m × a। 2 तो कट गया ना, तो वापस वही फॉर्मूला मिल गया। a कितना मिल गया? यहाँ इनिशियली तुम्हें a मिलता F/m मिलता है, F/m, m नीचे चले आएगा। यहाँ भी तुम्हें a कितना मिल रहा है? F/m, तो कोई चेंज नहीं होगा, रिमेन्स सेम। आगे, इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो इट्स मोमेंटम विल बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस बच्चे, हर बच्चा गलती करता है। देखो यहाँ पे F का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या होता है? फोर्स जीरो दिया है, ये किसके बराबर होता है? mv माइनस mu/t इज इक्वल टू 0, ठीक है। mv को अपन मान लेते हैं फाइनल मोमेंटम p2, तो इसको लगता हूँ p2, mu को मान लिया इनिशियल p1, ये अपॉन t है, t × 0 क्या हो जाएगा? 0। मतलब क्या मिलेगा? p2 इज इक्वल टू p1। कहने का मतलब बेटा, अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, मतलब उसका मोमेंटम p2 इज इक्वल टू p1, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मतलब मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कई बच्चे इसमें 0 करके आते हैं। अगर नेट फोर्स 0 है तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मास तो कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही मतलब स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। आगे, Which of the following statement is not correct from an object moving on a straight line in an accelerated motion? कौन सी बात सही नहीं है? ठीक है, सबसे पहला दिया है its speeds keep changing, हो सकती है। its velocity always changes, obviously भाई एक्सेलरेशन हो रहा है तो स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। it always goes away from earth, ये गलत है भाई, टूवर्ड्स द अर्थ भी तो आ सकता है। जैसे मैंने पेन को छोड़ दिया, ये नीचे गिर रहा है, कितना एक्सेलरेशन लग रहा है? 9 मीटर/सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी, तो यही वाला गलत है। अ पैसेंजर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई एम लविंग इट। अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन विच फॉल्स बिहाइंड हिम, ठीक है। अब बोल रहा है इट मीन्स दैट द मोशन ऑफ द ट्रेन, सुन लो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई पैसेंजर है, चलती हुई गाड़ी में चल रहा है, अगर उसने सिक्का उछाला, अब देखो जब उसने सिक्का उछाला जिस समय, तो उस समय बेटा क्या हो रहा है कि जो भी मतलब पैसेंजर की रफ्तार है, जो भी पैसेंजर की रफ्तार है वो सिक्के की भी रफ्तार होगी। इसमें देखो दो रफ्तार आएंगी, एक होगी हॉरिजॉन्टल, एक होगी वर्टिकल। एक होगी हॉरिजॉन्टल, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप को बड़ा कर देता हूँ। ये देखो जैसे ये है, जैसे मैं सपोज ट्रेन में हूँ, ट्रेन चल रही है, तो अभी ट्रेन की रफ्तार 60 है, मेरी भी रफ्तार 60 है, इसकी भी रफ्तार 60 है, ट्रेन कैसी चल रही है? हॉरिजॉन्टली। अब मैंने उसको उछाल दिया ट्रेन में, ट्रेन की रफ्तार कांस्टेंट है, तो ये ऊपर गया तो मैंने इसको तो ऊपर वेलोसिटी दी, लेकिन जब ये हाथ से छूटा तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी? 60 थी। तो अब आगे जैसे अपन जा रहे हैं तो इधर तो कोई रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, मतलब उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 60 ही रहेगी। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, आपने उसमें सिक्का उछाला, तो जो आपकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो आपकी भी है, वो सिक्के की भी, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ, तो वो हॉरिजॉन्टल सेम ही रहेगा, तो ये ऐसे चलेगा और ऐसे जाएगा, तो आपके हाथ में गिरेगा। अगर मान लो बॉडी एक्सेलरेट कर रही, ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, तो क्या होगा? जब आपने इसको छोड़ा, सपोज ट्रेन की रफ्तार 60 आपने छोड़ा, आपकी भी 60, सिक्के की भी हॉरिजॉन्टल 60 है, लेकिन एक्सेलरेट कर, सपोज एक्सेलरेशन है 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब जैसे ही हवा में गया उसके बाद ये तो उसने सब कुछ कांटेक्ट छोड़ दिया ट्रेन से, लेकिन आपकी बॉडी की पहले 60 थी, अब आपकी बॉडी की क्या रफ्तार होगी? 62, तो आपकी रफ्तार बढ़ गई, तो आप आगे निकल जाओगे, सिक्का कहाँ गिर जाएगा? पीछे। और अगर रिटार्ड हो रही है, मतलब रफ्तार कम हो रही है, तो सपोज आपने जब इसको फेंका ऊपर, तो आपकी वेलोसिटी 60, इस सिक्के की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 60, लेकिन अब क्योंकि ट्रेन की रफ्तार कम हो रही है, इसकी तो हॉरिजॉन्टल 60 रहेगी। मान लो ट्रेन की रफ्तार 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर से कम हो रही है, तो जैसे आप इसको ऊपर फेंकोगे तो आपकी रफ्तार अगली कितनी हो जाएगी? 58 हो जाएगी, लेकिन इसकी तो 60 रहेगी। समझ रहे हो मेरी बात?
तो ये आपके आगे गिरेगा, आप हल्का पीछे हो जाओगे। थक गए। तो समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो? तो इसमें बेटा सही आंसर क्या आएगा? कहाँ गया पैसेंजर वाला 20 वाले का? अब आप बताओ क्या आएगा सही आंसर। यहाँ पर बिहाइंड, पीछे गिर रहा है, मतलब आप आगे निकल गए, सिक्का पीछे गिर गया, मतलब रफ्तार क्या हो रही है ट्रेन की? बढ़ रही है। तो ऑप्शन ए एक्सेलरेटेड इज द राइट आंसर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg स्लाइडिंग डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट स्लाइड डाउन हो रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से और 4 मीटर पर सेकेंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द मूविंग ऑब्जेक्ट विद द सेम वेलोसिटी 0। फिर से वही मैंने कहा, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस पर मतलब नेट फोर्स उसमें 0 ऑलरेडी लग रहा है, तो अब आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अ वाटर टैंक फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसे चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक द वाटर इन द टैंक पोर्शन, लो ये वही इनर्शिया ऑफ मोशन वाला एग्जांपल आ गया। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है, जैसे हम ब्रेक मारते हैं, कहाँ गया, हाँ, जैसे हम ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है बेटा, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे मैं बस में बैठा हूँ, बस वाले ने ब्रेक मार दिया, अभी बस चल रही है, तो पहले तो मेरी पूरी बॉडी बस के साथ मूव कर रही थी, अब बस ने ब्रेक मार दिया तो मेरा जो लोअर पार्ट है वो रेस्ट में आ जाएगा बस के साथ, है ना, बम तक, ये जो बॉम वाला पार्ट है। लेकिन बॉम के ऊपर जो पार्ट है ये वाला, ये तो फ्री है, इट्स अ फ्री बर्ड, तो ये मूव करता रहेगा और ये कहाँ गिरेगा, सामने। तो यहाँ भी पानी भी ऐसा ही है, पानी भग रहा है, मान लो उसमें ट्रैक्टर में रखा है, ट्रॉली का ही रखा है, अब अचानक ब्रेक मार दिया तो टंकी तो रुक जाएगी, लेकिन टंकी के अंदर जो पानी है वो कहाँ जाएगा, आगे, तो इट विल फॉल फॉरवर्ड। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना, मज़ा लेके पढ़ना चाहिए, जीवन में टेंशन नहीं लेने का, कुछ भी हो जाए, मूव फॉरवर्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज ऑल्सो नोन एज मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और मोमेंटम बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूर तक जाएगा, कितनी रफ्तार से आएगा, अगर वो टकराएगा तो कितना इम्पैक्ट होगा। इसके मैंने एक्सपेरिमेंट भी करवाए हैं, इस आप देख लेना मेरे यूट्यूब पेज पे। A body of mass 4 kg moves with velocity of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, then its momentum will be। अब सुन लो, ये जब मैंने टेस्ट लिया था तो जब मैंने आंसर शीट बनाई तो मैंने इसका आंसर ये चेक कर दिया था 16। क्यों, मास 4 दिया है और वेलोसिटी 4, 4 4 जा 16। लेकिन फिर एक बच्चे ने बताया कि नहीं सर, आंसर होगा 16 kg मीटर पर सेकेंड। यूनिट देखो यहाँ मीटर पर सेकेंड दी है, मोमेंटम यूनिट क्या होती है, kg मीटर पर सेकेंड। तो ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो उस बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा था, तो आपको भी ऐसा ही प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, मेरी तरह लप्पू नहीं बन जाना है। ठीक है, नेक्स्ट, डर्टी ब्लैंकेट इज बीटन बाय स्टिक टू रिमूव डस्ट पार्टिकल, विच लॉ होल्ड्स गुड। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम गलत, इम्पल्स गलत, एनर्जी गलत, क्या बचा, लॉ ऑफ एनर्जी। और इसमें कौन सा एनर्जी लगता है, एनर्जी ऑफ रेस्ट। जैसे आप उसको बीट करते हो तो आपका जो वो है, क्या बोलते हैं, कारपेट, वो मोशन में आ जाता है, डस्ट पार्टिकल रेस्ट में रहते हैं और रेस्ट में रहना चाहते हैं और उससे अलग हो जाते हैं। आगे, 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज अ फोर्स विच गिव्स द मास ऑफ 1 kg, एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, अब चेक कर लेना। अ मैन गेटिंग डाउन अ रनिंग बस फॉल्स फॉरवर्ड बिकॉज, क्यों गिरता है, लोअर पार्ट रेस्ट में आ गया, अपर पार्ट मोशन में था और वो मोशन में रहना चाहता है, मुंह के बल बम से गिर जाते हैं। तो इसमें आंसर होगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यू टू बी इन मोशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हाइल फीट कम्स टू रेस्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसलिए चलती ट्रेन और चलती बस से कभी भी पहले तो कूदना ही नहीं है, और कूद जाओ तो तुरंत रुक मत जाना, कुछ डिस्टेंस ऐसे भागते रहना। आगे, a force of 10 Newton acts on a body of mass 20 kg for 10 सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सवाल बच्चों को नहीं बन रहा था, बल्कि बहुत सिंपल है, पता लप्पू सा क्वेश्चन है, झिंगुर सा एकदम। देखो कह रहा है चेंज इन मोमेंटम, क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या इट इज इक्वल टू mv माइनस mu बाई टी। तो क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है चेंज इन मोमेंटम, मतलब यही पूछ रहा है, चेंज मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये वैल्यू पूछ रहा है। तो ये वैल्यू एक्चुअल में किसके बराबर होगी, चेंज इन मोमेंटम, mv माइनस mu, ये हो जाएगा f इंटू टी के बराबर। अब सिंपल है, फोर्स कितना दिया है 10, टाइम कितना दिया है 10, 10 10 का कितना होता है, मल्टीप्लाई 100, आ गया आंसर, kg मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम की यूनिट लगेगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, खत्म। अ राइडर ऑफ अ हॉर्स फॉल्स बैक व्हेन स्टार्ट रनिंग ऑल ऑफ अ सडन। अब इसमें क्या होता है, लोअर पार्ट मोशन में आ गया, अपर पार्ट रेस्ट में है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो आप कहाँ गिरोगे, पीछे की तरफ, है ना। कोई आपके पैर अगर खींच दे सामने से तो आप कहाँ गिरोगे,
पीछे की तरफ गिरोगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होगा बेटा, अब तुम टिक कर लेना, ठीक है, मेरे को नहीं पता। द एवरेज फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप अ हैमर हैविंग मोमेंटम इतना इन 0.5 सेकेंड। फिर से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और 2 लाइन का आंसर है, सुन लो। स्टॉप कर दे रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0, मतलब फाइनल मोमेंटम भी क्या हो गया 0। एफ किसके बराबर होता है, एम वी माइनस एम यू बाई टी। एम वी क्या हो गया 0, एम यू कितना दिया है 25 और टाइम कितना दिया है 0.05, तो ये हो गया 25/5, इसका अपॉन 100 आ गया, 5 5 जा, ठीक। अब करो, ये दोनों ऊपर चले गए तो कितना आ गया 500। नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं दिया, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। क्या होता है स्विमिंग में, हम पानी को पीछे पुश करते हैं, वो हमारा एक्शन फोर्स हो गया, और पानी हमें आगे पुश करता है, वो हमारा रिएक्शन फोर्स हो गया। द एसआई यूनिट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, फोर्स होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, याद कर लो। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, अपन उसी का फॉर्मूला ऊपर लिख रहे थे। मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, लप्पू सा क्वेश्चन। द ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, कहां गया, हाँ, केएल राहुल का एलबीडब्ल्यू अपील लगता आउट होगा, पिचिंग इन लाइन, इंपैक्ट इन लाइन, विकेट्स हिटिंग इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट फोर्स इज नोन एज, ये आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि जो ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, उसमें कोई चेंज नहीं चाहता है। आगे देखो, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स हैज, ये तो गलत हो गया, इक्वल होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑप्शन बी, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल अ फील्डर इन द ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्सेस है, वही क्वेश्चन आ गया, बैकवर्ड टू डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है बेटा, यही फोर्स होता है, तो फोर्स को डिक्रीज करता है, क्यों, टाइम बढ़ जाता है, फोर्स कम हो जाता है, ऊपर समझा दिया मैंने। इफ एन अनबैलेंस फोर्स सिस्टम, नेट फोर्स एक्टिंग इज, अनबैलेंस है तो नेट फोर्स मतलब प्लस भी हो सकता है, मतलब 0 को छोड़कर पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 पॉसिबल है, लेस देन 0 भी पॉसिबल है, तो आइदर ए और बी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन अ बैलेंस फोर्स सिस्टम नेट फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच बॉडी हैज मैक्सिमम एनर्जी, जिसका मास सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा मास किसका, देखो सबका डायमीटर सेम है 3 सेंटीमीटर, सबसे ज्यादा मास होगा स्टील बॉल का। A motorcycle and a car are moving on a horizontal road with the same velocity, velocity same, मतलब इनिशियल दोनों की सेम है, ठीक है, यू दोनों का सेम है। इफ दे आर ब्रॉट टू रेस्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक लगा दिया, विच प्रोवाइड्स इक्वल रिटार्डेशन, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन लग रहा है ए है, इसमें भी एक्सेलरेशन ए है, मतलब माइनस है, मान लो रफ्तार को कम कर रहा है। देन अब बोला है कौन सा शॉर्टर डिस्टेंस में रुकेगा। अब देखो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि अरे सर वो तो कार का मास ज़्यादा है तो शायद वो जल्दी रुक जाए, मोटरसाइकिल हल्की तो दूर तक जाएगी, ऐसा नहीं है बेटा। फोर्स सेम नहीं लग रहा, क्या सेम लग रहा है, जो रिटार्डेशन है वो सेम लग रहा है। तो देखो आपको पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। क्या इसमें कहीं भी मास आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब जैसे मोटरसाइकिल रुक जाएगी तो मोटरसाइकिल के लिए v क्या हो जाएगा 0, कार भी रुक जाएगी, कार के लिए भी v क्या हो जाएगा 0, तो v दोनों के लिए सेम है, दोनों का u भी सेम है, दोनों का a भी सेम है, तो दोनों का s भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बोथ ऑफ देम विल स्टॉप इन द सेम डिस्टेंस। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।